आपने तो कहा था कि वो पार्टी गलत है और प्रदीप चौधरी गलत पार्टी में चले गए हैं और जो लोग भारतीय जनता पार्टी में पड़े हुए हैं उनकी आत्माएं मर गई हैं। सारा का सारा जाट बीजेपी के गठबंधन के साथ चला गया, कहाँ से वोट मिलेगा? आप ये बताओ, योगी, मोदी और अमित शाह के जो मूर्ख लोग हैं उनकी संख्या कम हुई या आप भी उन मूर्खों की संख्या में शामिल हो गए? क्यों, इकरा हसन तो पहले भी समाजवादी में थी, हमारी पार्टी में कहाँ थी कि जिससे हमें नजरें चुकानी पड़े। आप तो गिरगिट की तरह रंग पलट रहे हैं चौधरी साहब आज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। इस समय मैं कैराना लोकसभा के गांव राजहड़ में मौजूद हूं और इस लोकसभा पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से प्रदीप चौधरी पर अपना दांव लगाया है। सवाल ये है कि जिस तरीके की नाराजगी प्रदीप चौधरी को लेकर जनता में दिखाई दे रही है, क्या इस बार वो सीट निकालने में कामयाब होंगे? बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ इस क्षेत्र के बड़े ही सम्मानित व्यक्ति चौधरी ऋषिराज राजहड़ जी मौजूद हैं। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद विपिन भाई आपका। इस कैराना लोकसभा पर प्रदीप चौधरी को एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया है। वो चुनाव मैदान में हैं। उनके मुकाबले पर सपा और कांग्रेस गठबंधन से चौधरी इकरा हसन है जो लंबे समय से तैयारी कर रही थी। तो प्रदीप चौधरी की जीत को लेकर आप आश्वस्त हैं या किसी प्रकार की शंका आपके मन में है? देखिए, जब से हमारा अलायंस हुआ है राष्ट्रीय लोकदल का बीजेपी से, आज की तारीख में यहाँ चुनाव ही नहीं है कोई। प्रदीप यहाँ से एक तरफा चुनाव जीत के जाएंगे। प्रदीप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं और बहुत ही सोबर आदमी हैं, शरीफ सज्जन हैं, अच्छे घराने से हैं। इनके पिताजी मास्टर कौरपाल जी वे चौधरी परिवार से हमेशा जुड़े रहे, चरण सिंह के अनुयायी थे और वे 3 दफ़ा मेरे ख्याल से एमएलए रहे वहाँ से। और प्रदीप चौधरी भी मेरे ख्याल से एक दफ़ा तो निर्दलीय वहाँ से चुनाव जीत के आए थे। तो जो आदमी निर्दलीय भी चुनाव जीत के आ रहा है तो वो कितना पॉपुलर होगा, वो जनता की कितनी सेवा करते होंगे, तो ये सब बातें हैं। 3 दफ़ा ये भी मेरे ख्याल से एमएलए वहाँ से रह चुके, एक दफ़ा फिलहाल में सांसद है। इस अपने राजनीतिक कैरियर में आज तक उन पर कोई दाग तो मेरे ख्याल से कहीं नहीं लग पाया। बहुत ही सोबर और सभी शरीफ सज्जन आदमी हैं। जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन से प्रत्याशी चौधरी हसन चुनाव मैदान में है, तो क्या वो शरीफ और सज्जन नहीं है? मेरा मतलब ये नहीं है कि वो शरीफ सज्जन नहीं है। मैं यूँ कहता हूँ उन्हें वोट मिलेंगी कहाँ से, वोट आएंगी कहाँ से। आज की तारीख में तो यहाँ का मैं ख़ास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में तो मैं जानता हूँ। पूरा का पूरा माहौल आज यहाँ से एक एनडीए गठबंधन का है और एनडीए गठबंधन के सब कैंडिडेट यहाँ से जीत के जाएंगे। अब के तो ये यहाँ जो 80 लोकसभा उत्तर प्रदेश में है, मेरा मानना ये है कि 80 के 80 इंडिया को जा रही है। और ये जिस तरीके का विरोध प्रदीप चौधरी को लेकर हो रहा है, गुर्जर नाराज हैं, राजपूत समाज भी अपनी नाराजगी दिखा रहा है और उधर सैनी समाज भी नाराज है। ये वोट जो नाराज है ये जाएगा तो इकरा हसन की तरफ ही। देखिए, नाराज़गी होती हैं क्योंकि गुर्जर भी दूसरे लोग टिकट मांग रहे थे, उनको टिकट नहीं हो पाया तो थोड़ी नाराज़गी होती है कुछ समय के लिए। सैनी समाज भी यहाँ से चाहता था कि भाई हमें भी यहाँ से प्रतिनिधि करने का मौका मिले। तो ये बहुत ही आंशिक होती हैं और ये जैसे समय बीतता जाएगा ये सब ख़त्म हो जाएंगे। मतलब ये लोग सब सेट हो जाएंगे? ये सेट ही हैं पहले से। तो थोड़ा नाराज़गी अपनी पार्टी को दिखानी पड़ती है, सभी दिखाते हैं। उनको तकलीफ़ बनती है कि भाई मैं भी चाहता था कि मैं भी लोकसभा पहुंचूं और वो सपना उनका चकनाचूर हो जाता है, तो उसमें तकलीफ़ बनती है कार्यकर्ता को। लेकिन पार्टी के साथ पार्टी के वफादार लोग हैं। लेकिन हाँ, जहाँ तक जनता की बात है, जनता आज की तारीख में एनडीए के साथ है। मेरा सवाल आपसे ये है कि कुछ जाट लोग भी विरोध कर रहे हैं। वो तो जिस तरीके से जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हो गए हैं उनके फैसले से भी नाराज दिखाई दे रहे हैं। चौधरी जयंत जी ने जो फैसला लिया है उनका बहुत दूरगामी सोच है। जब भी देखिए चौधरी साहब ने सत्ता से समझौता किया है तो यहाँ के किसान को, नौजवान को, मजदूर को उससे बहुत बड़ा लाभ पहुँचा है और बड़ा सोच समझ के ये फैसला लिया गया है। ऐसा नहीं है।
और उससे उसकी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, छोटे से चाहे बड़े तक कोई भी हो, ये कुछ लोग हैं जो पहले भी खिलाफ रहते थे चौधरी साहब के। वो कुछ समाजवादी में हैं इक्का दुक्का, कुछ उधर एक आधा कांग्रेस में चला गया होगा इक्का दुक्का, तो वो ही लोग ये बवंडर करते हैं। लेकिन चौधरी साहब से सब संतुष्ट हैं। चौधरी साहब ने बहुत अच्छा कदम उठाया है और वो बहुत ही एक किस्म से मंजे हुए जैसा खिलाड़ी होता है राजनीति में, वो उन्होंने करके दिखाया है। वो नहीं चाहते कि यहाँ से कि एक इस किस्म का माहौल बने जिससे हमारा मजदूर, किसान, नौजवान परेशान हो। आप कह रहे हैं कि यहाँ से प्रदीप चौधरी की जीत होगी और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हो गए हैं और अब जाट प्रदीप चौधरी के साथ लग गए हैं। इकरा हसन को आप कहीं ना कहीं कमज़ोर मानकर चल रहे हैं, लेकिन उनके साथ भी तो बड़े राजनीतिक घराने लगे हुए हैं। काजी परिवार है, चौधरी परिवार है। नहीं, परिवार लगे हुए हैं, चौधरी परिवार भी उनके साथ लगा है, काजी परिवार भी उनके साथ लगा है, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन वोट कहाँ से आएगा? वोट तो नहीं है ना। परिवार तो लग रहे हैं लेकिन वोट तो नहीं है। वोट तो एनडीए के साथ है आज की तारीख में। कहाँ से आएगा वोट? कुछ समीकरण तो हो ना। समीकरण तो कोई दिखाई नहीं देता, धरातल पर तो कहीं है नहीं। और जो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने जो फैसला ये लिया है, इस फैसले के बाद तो कहीं कुछ रहा ही नहीं। क्या बचा अब तो कहीं नहीं बचा। तो ये है मामला। अभी 4-5 महीने पहले हमने आपका एक इंटरव्यू किया था। उस समय आपने कहा था कि प्रदीप चौधरी बहुत सज्जन आदमी है, ईमानदार आदमी है, लेकिन पार्टी उन्होंने गलत चुन ली। और आपने ये भी कहा था कि जो लोग भाजपा में बने हुए हैं उनकी आत्मा मर चुकी है। तो अब जयंत चौधरी एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए हैं, आप भी अब जय श्री राम बोल रहे हैं, खुलकर प्रदीप चौधरी की तारीफ कर रहे हैं, तो आपकी आत्मा भी मर चुकी है। देखो, आपने अभी कहा कि आप तब भी प्रदीप चौधरी की तारीफ कर रहे थे। मैंने तब भी प्रदीप चौधरी को शरीफ, सज्जन, बढ़िया आदमी बताया था। लेकिन आज हमारा एनडीए में गठबंधन हुआ है, तो इसमें हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी अपनी नीतियों को लेकर चलेंगे, अपने एजेंडे को लेकर चलेंगे। ये एक अलग बात है कि हमारी समझो कि वहाँ से कि 20 हमारी मांगे हैं, उसमें से हमारी 10 पे अमल होगा तो 15 पे अमल होगा तो ना। तो ये मेरी बात है। इसमें चौधरी साहब का अपना एजेंडा है, हम उसी अपने एजेंडे के तहत अपना काम करेंगे और उसी एजेंडे पर कायम है। यहाँ भाईचारा बना रहेगा, नौजवान को रोजगार का प्रयास करेंगे दिलाने का, किसान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, मजदूर को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारी जो नीतियाँ हैं उन नीतियों से हम कभी समझौता नहीं करते, उनसे कभी हटकर समझौता नहीं करते। आप ये बताओ, भारतीय जनता पार्टी अच्छी है या नहीं? मैंने बुरी कब कहा है इसको? आपने तो कहा था कि वो पार्टी गलत है और प्रदीप चौधरी गलत पार्टी में चले गए हैं और जो लोग भारतीय जनता पार्टी में पड़े हुए हैं उनकी आत्माएं मर गई हैं। मैंने ये कहा था कि जो ऐसे मुद्दे हैं जिन पे ये लोग नहीं बोलते, आज हम बोलेंगे ना, आज हम उनसे बैठ के बात करेंगे ना। तो मैंने ये बात कही थी, पार्टी कोई बुरी नहीं होती, उसकी नीतियाँ, उसका चाल चलन, रंग ढंग देखा जाता है। अब हम उनके साथ आए हैं और अब हम जब उनके साथ आए हैं तो हमारी जो चौधरी चरण सिंह की, देखो ना, हम उनके साथ आए, उन्होंने तुरंत हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से नवाजा। तो जागी ना आत्मा, तो आत्मा जागी है तभी तो ये काम हुआ है। तो ऐसे ही काम होते चले जाएंगे। जो नीतियाँ पहले थी उनमें परिवर्तन होंगे। चौधरी साहब, आप एक बात बताओ, एनडीए में शामिल होने के बाद आरएलडी के पाप धुल गए हैं या आरएलडी के साथ लगने के बाद भाजपा के पाप धुल गए हैं? पाप तो मैं यूँ कहता हूँ कि दोनों के नहीं थे तो दोनों के ही धुल रहे हैं। हाँ, इसमें पाप की कहाँ बात आ गई? आप तो गिरगिट की तरह रंग पलट रहे हैं चौधरी साहब आज। नहीं, हम रंग नहीं पलटते ना, हमने कभी रंग पहले पलटा ना हम रंग आज पलट रहे। हमारी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी है, हम एनडीए में गए हैं, हम पहले इंडिया में थे। तो इंडिया की जो हमने बातें देखी, उनकी कोई सोच, उनकी कोई ऐसी कोई रणनीति, वहाँ कोई नेतृत्व पर लड़ाई है, वहाँ झगड़े हैं, लड़ाई हैं, तो वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया कुछ कि यह गाड़ी थमेगी कहाँ जाकर, जिस गाड़ी का कोई स्टेशन ही नहीं है,
जिस गाड़ी का कोई ड्राइवर नहीं है तो उसमें कैसे सफ़र कर लेगा कोई। अब राम मंदिर से डॉक्टर और इंजीनियर निकलेंगे। मैंने कब कहा कि राम मंदिर से डॉक्टर और इंजीनियर निकलेंगे? मेरी डॉक्टर और इंजीनियर यूनिवर्सिटी से निकलेंगे। अब एक बात बताइए, आपने जिस समय हमने राम मंदिर को लेकर आपसे सवाल किया था, आपने कहा था कि राम मंदिर बना रहे हैं, मंदिर तो हमारे गांव में बहुत हैं, और इस राम मंदिर से क्या कोई डॉक्टर निकलेगा, क्या कोई इंजीनियर निकलेगा? तो मेरा सवाल अब आपसे ये है कि उस राम मंदिर से अब डॉक्टर और इंजीनियर निकलेंगे क्या? फिर आपने सवाल गलत कर दिया। मैंने तब भी यही बात कही थी जो मैं आज कह रहा हूँ कि मंदिर तो गांव-गांव में है। एक विवाद था, वो विवाद खत्म हो गया, वहाँ श्री राम का मंदिर बन गया, वो बात खत्म होगी। इंजीनियर और डॉक्टर वो मंदिर से नहीं निकलते, वे यूनिवर्सिटी से निकलेंगे। तो मेरा तो आज भी वही बात है कि अब यूनिवर्सिटियाँ बनेंगी, उन पे चौधरी साहब हमारे काम करेंगे। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर एक अकेला चौधरी जयंत जी ऐसे हैं, जबकि इससे पहले लोकसभा में खिलाड़ी भी गए हैं, एमपी बन के गए हैं, लेकिन उन्होंने कितना काम खिलाड़ियों के लिए किया। एक पहले व्यक्ति आज़ादी के बाद जब से हमारे सदन यूँ हिंदुस्तान का चला है, तब से पहले व्यक्ति एक ऐसे एमपी आदरणीय हमारे चौधरी जयंत जी हैं, जिन्होंने पूरी की पूरी निधि वो खेल उस पर दे दी। इससे पहले तो किसी ने नहीं दी। आप रिकॉर्ड निकलवा लो। यानी आपके कहने का तात्पर्य ये है कि राम मंदिर में जो पैसा लग गया वो गलत लगा। मैंने गलत कब कहा? वो तो आस्था है लोगों की, उसमें पैसा लगा रहे लोग। यूनिवर्सिटी बननी चाहिए थे ना, जब तो इंजीनियर और डॉक्टर निकलते। मैंने यूँ कहा कि ये पैसा जो आप वहाँ लगाओ तो लोगों की आस्थाओं के साथ लगा, वो सरकार थोड़ा ही पैसा लगा रही। वो सरकार तो वहाँ से उसमें उन्होंने अपने कार्यक्रम देखे, जाए गए, दर्शन करने के लिए गए ये लोग वहाँ। कमाल है। अब आप कह रहे हैं कि लोगों का पैसा लगा है, लेकिन उस समय आप कह रहे थे कि सरकार राम मंदिर में पैसा लगा रही है। मैंने कहा कि सरकार उसमें ज़्यादा समय दे रही है, उन्हें समय यूनिवर्सिटी में, मेडिकल कॉलेजों में, इनमें देना चाहिए। मैंने ये कहा था। मैंने ये फिर भी आपके हिसाब से सरकार गलत कर रही है, मतलब ज़्यादा ध्यान मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में देना चाहिए। सरकार को हमेशा इसी काम का करना चाहिए कि यूनिवर्सिटी बने, मेडिकल कॉलेज बने, यहाँ से के स्टेडियम बने। जो जनता की, युवा की मांग है, मांग तो ये है, इसी से हमारा देश तरक्की करेगा। और सरकार इस ओर, मेरा मानना है कि कदम उठाएगी और इस ओर बढ़ेगी, और ये मौके मिलेंगे नौजवान को आगे बढ़ने के। आपने उस इंटरव्यू में कहा था कि इस वर्तमान सरकार में लगातार जो महिलाएं हैं उनकी बेइज्जती हो रही हैं, उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं, और ज़्यादातर नाम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों के सामने निकल कर आ रहे हैं, और आपका सर शर्म से झुक रहा है ये बातें सुनकर। तो अब तो वही भाजपा है, वही लोग हैं, आप भी एनडीए में शामिल हो गए हैं, तो अब आपका सर शर्म से झुक रहा है या गर्व से ऊंचा हो रहा है? देखो, जो आपने बात की है, हाँ मैंने इंटरव्यू दिया था, इंटरव्यू में मैंने बात कही थी, उनमें कहीं तक किसी हद तक सच्चाई थी। लेकिन जब से हमारा गठबंधन हुआ है, उसकी आपको खुशबू आनी शुरू होगी। जो उस महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुए थे और जो उनकी साथ जायती थी, उसमें देखिए आपको कितना सुधार दिखाई दे रहा होगा। अभी आप जिन भाजपा के लोगों के बारे में उस समय जिक्र कर रहे थे, वो आपकी नज़रों में पापी हैं या नहीं? मैंने कहूँ उनको तो उनकी सज़ा मिलेगी ना। अभी आप उनका टिकट भी कट गया है, आगे सज़ा मिलेगी उन्हें। हाँ, मतलब पापी हैं? मैंने कब कहा? वे साधु हैं। जो गलत काम करेगा, वो किसी का भी समाज का हो, किसी पार्टी का हो, पापी पापी रहेगा। तो मैंने तो कभी नहीं कहा ऐसा कि भाई पापी को मैं संत कह दूँ, साधु कह दूँ और ऐसा तपस्वी कह दूँ। पापी तो पापी रहेगा, वो चाहे XYZ कोई भी हो। दुष्कर्म, बुरा काम कोई भी करे, वो गलत है, उसका हम विरोध करते हैं, आज भी करते हैं, कल भी कर रहे थे। अब कावड़ यात्रा चलेगी, आप कावड़ लेकर आएंगे या नहीं? मैं कावड़ लेके तो मैं कभी पहले भी नहीं आया। हम तो भगवान को मानते हैं, अपनी आत्माओं से मानते हैं। कावड़ यात्रा है, ये उनकी आस्था है। लेकिन हाँ, मेरी ये ज़रूर है कि इसमें मैं कल भी शामली में बैठा था, उनकी बंसरी निकाल के चलना, क्या नाम है, मोटरसाइकिल की हुड़दंग मचाना, ये अच्छा नहीं है, इसे मैं अच्छा नहीं मानता। अब मोदी जी और अमित शाह कावड़ लेकर आएंगे? वो तो उनकी आस्था की बात है, मैं क्या समझेंगे वो, उसमें मैं कहाँ डंगा डाल सकूँ।
नहीं, आप तो कह रहे थे कि ये लोग इन नौजवानों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और देखिए ये गुर्जर, जाट और अन्य समाज के लोग ये सब कावड़ ला रहे हैं, और मोदी जी और अमित शाह अपने घर पर बैठे हुए हैं और गिन रहे हैं कि देखिए ये लोग जो है किस तरीके से कावड़ लेकर आ रहे हैं। आपने ये भी कहा था कि जिस समय कोरोना काल चला और लोगों ने वहाँ पर वो ढपली और घंटी बजाई, तो अमित शाह और योगी जी बैठे बैठे गिन रहे हैं, देखिए हमारे ये जो मूर्ख लोग हैं ये बिल्कुल जो है अपनी जगह पर ठीक ठाक हैं, इनकी संख्या बिल्कुल ज्यों की त्यों है, कम नहीं हुई। देखिए, जहाँ तक बात है कावड़ की, मेरी आस्था है कि मैं कावड़ लाऊं, एक आपकी आस्था है मैं ना लाऊं, लेकिन हमारे युवा को ये समझना चाहिए कि भगवान को ध्यान में रखें और प्रभु को ध्यान में रखते हुए इन बुराइयों से बचें, और अपना ज़्यादा जो फोकस है वो अपनी पढ़ाई पे, अपनी तरक्की पे, अपने स्वास्थ्य पे, इन पर रखना चाहिए। रही बात कौन कावड़ लेकर आवे कौन ना लेकर आवे, इस पे इन्हें विचार करना चाहिए, ख़ास तौर से हमारे युवा को, कि उन्हें ज़्यादा अपना समय जो देना चाहिए अपनी किताब में, अपने अपने घर के काम में, इसमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आप ये बताओ, योगी, मोदी और अमित शाह के जो मूर्ख लोग हैं उनकी संख्या कम हुई, या आप भी उन मूर्खों की संख्या में शामिल हो गए? नहीं, हम तो मूर्खों की संख्या में ना पहले थे ना अब हैं। हमारी तो अपनी पार्टी है, हम अपनी पार्टी को लेकर चल रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी का जो एजेंडा है इस पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल कैसे हो। मतलब आप अपनी उस बात पर अब भी अडिग हैं कि जो कोरोना काल में ढपली और थाली बजाने वाले लोग थे वो मूर्ख लोग थे? मैंने मूर्ख कब कहा पहले? मैंने मूर्ख नहीं कहा, ये तो मैंने कहा एक अंधविश्वास। अंधविश्वास में इतना नहीं आना चाहिए आदमी को कि हाँ, कि मैं अंधविश्वास में आके हाथ पर हाथ धर के बैठ जाऊँ और खेत में अपना बीज भी ना बोऊँ और वहाँ से खुदाई नड़ाई भी ना करूँ, तो कैसे फसल हो जाएगी? यानी प्रधानमंत्री जी ने लोगों से ढपली और थाली बजाने के लिए कहा, तो आपके हिसाब से वो अंधविश्वास था और प्रधानमंत्री जी लोगों को अंधविश्वासी बना रहे हैं? नहीं, प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं ये तो प्रधानमंत्री जी का काम है कि प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं, क्या बजवाते हैं, वो उनकी सोच रही होगी। भाई, हमसे तो वे बड़े हैं, इस हिंदुस्तान को, दुनिया को इसमें चला रहे हैं, उनकी क्या सोच है, उसमें क्या रीज़न है, तो वो उनकी सोच है। मेरी जो सोच है, मेरी सोच तो ये है कि सुबह ही नहाओ धो और प्रभु को ध्यान में करो और अपने काम पे लगो। जो पढ़ने वाला है वो पढ़ाई पर लगे, जो खेती करने वाला है खेती पर लगे, जो मजदूरी करने वाला है वो अपनी मजदूरी पर लगे। तरक्की तो यहाँ से होगी ना। अच्छा, अब आप एक बात बताओ ईमानदारी से, अब आप हिंदू बन गए हैं या नहीं? नहीं, हम तो जाट थे। हम तो ना हिंदू पहले थे ना आज है, हम तो जाट पहले थे और जाटी आज हैं। हिंदू और मुसलमान की कहाँ बात आ गई इसमें? हम तो सर्व समाज को मानने वाले लोग हैं, सब धर्म को मानने वाले लोग हैं। हम जाट हैं, हमने हमेशा सब धर्मों का आदर किया है, सब धर्मों को मान के चले हैं, सबके सहयोग करे हैं। हम जाति के खिलाफ हैं, कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। उस समय आपने कहा था ना कि भारतीय जनता पार्टी तो बनियों को, ब्राह्मणों को और राजपूतों को ही बस हिंदू मानती है, और हम हिंदू कहाँ हैं, हम तो जाट हैं। नहीं, मैंने यूँ कहा कि ये कुछ लोग हैं ऐसे जो दंगा फिसाद करें, ये जाटू को आवाज़ लगावें और आज वो हिंदू खतरे में है। हिंदू कहाँ खतरे में है? हिंदू कोई खतरे में नहीं है। तो हम तो जाति के खिलाफ हैं, पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। वो जाति के हम खिलाफ हैं, उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाते रहेंगे। पहले भी उठाते आए, अब भी उठाते रहेंगे। यह मतलब अब भारतीय जनता पार्टी आपकी नज़रों में बिल्कुल पाक साफ है, और वो किसानों का जो पेमेंट की आप बात कर रहे थे, गन्ने के भाव की आप बात कर रहे थे, वो सब अब बिल्कुल बैलेंस में हो गया है, अब कोई दिक्कत नहीं रही। नहीं, वो किसान की जो समस्याएं हैं वे आज भी हैं, कल भी थी। प्रयास करेंगे कि ये समस्याएं कम हों। आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत जी इस पार्टी से अलायंस किया है और उसमें उनसे बैठ कर बात करेंगे। बात करने के बाद उसमें से ये समस्याओं का समाधान करवाने का प्रयास करेंगे। और हम मानते हैं कि हमारे चौधरी साहब जब भी सत्ता में गए उन्होंने प्रयास करे उन समस्याओं का समाधान करवा, तो समाधान करवाएंगे उन समस्याओं का। इसीलिए तो उससे गठबंधन किया कि हमारे किसान की, नौजवान की समस्याओं का समाधान हो।
और हम वहाँ से उस टेबल पे बैठ के आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बैठ के उनसे उन समस्याओं को डिटेल वाइज उन्हें समझावें। तो यदि उन्हें समझाओगे उनकी समझ में आवेंगी, और उनकी समझ में आएंगी समस्याओं का समाधान होगा। इसीलिए तो गठबंधन किया, इन समस्याओं को देखते हुए। उस समय तो आपने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी भाई को भाई से लड़ाती है, इंसान को इंसान से लड़ाती है, और इंसानों को तो आप छोड़ दीजिए, जानवर से जानवर को लड़ाने का काम करती है। तो अब मतलब ये भारतीय जनता पार्टी खूब प्यार मोहब्बत बांटने का काम कर रही है। प्यार मोहब्बत बांटने का काम हमारी पार्टी करती है। हमारी पार्टी का वहाँ अलायंस हुआ है, वहाँ बैठ के इन सब मुद्दों पे बातें करी जाएंगी और इन्हें बैठ के बातों से सुलझाया जाएगा। तो जो किसान के खिलाफ कोई जो भी जायज़ियाँ हैं उन पे बैठ के बात करी जाएंगी। जायज़ी तो किसी पे नहीं होनी चाहिए, बातचीत से हल होंगे ना। और बातचीत करने के लिए आज हमारे आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी उस पार्टी में उनके साथ बैठने का काम में करेंगे। उस गठबंधन में वो गए हैं, उन समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास करेंगे और समस्याओं के समाधान होंगे, हमारी आत्मा मानती है, क्योंकि वो मजबूती से रखेंगे इन बातों को, उन्हें समझाएंगे। मैं मानता हूँ कि हो सकता है पहले किसी जो लोग वहाँ रहे हों उन्होंने में बात ना रखी हो, ना उन्हें समझाया गया हो, ना उन्हें उन बातों से अवगत कराया हो। इन समस्याओं से अवगत हम हैं, क्योंकि इन समस्याओं से हम जूझे, इन समस्याओं के लिए हम सड़क पर रहे, इन समस्याओं के लिए हमने लड़ाइयाँ लड़ी, इन समस्याओं के लिए हमने लाठियाँ खाई। तो ये समस्याएं हमें पता है कि किसान की नौजवान की, दलित की, मजबूर की, अल्पसंख्यक की क्या क्या समस्याएं हैं। तो इनसे हमारा काम है कि हम सरकार को इससे अवगत करावें, उस टेबल पे बैठ के उनसे बैठ के बात करें जिससे उन समस्याओं का समाधान हो सके। क्योंकि हम सड़कों पर रहे, लाठी डंडे भी खाए, समाधान नहीं हो पाए। तो ये सोच बनाई कि क्यों ना यहाँ बैठ के इनके पास बैठ के इन समस्याओं का समाधान करवा दिया जाए। तो ये सोच है हमारी। अब इकरा हसन से आप किस तरीके से नज़रें मिलाएंगे? क्यों, इकरा हसन तो पहले भी समाजवादी में थी, हमारी पार्टी में कहाँ थी कि जिससे हमें नज़रें चुकानी पड़े। हम नज़रें चुकाने की कहाँ बात आ गई। हम ऐसे आदमी थोड़ा ही हैं कि हमने कोई ऐसे वादे वहीद कर लिए हों और ऐसे पाड़े बांध रखे हों। उनकी पार्टी अलग थी पहले से ही, हमारी पार्टी अलग थी। हम राष्ट्रीय लोकदल के आदमी हैं। हम जब इनका गठबंधन था इंडिया का, समाजवादी के साथ हमारा गठबंधन था, तब भी हम अपना टिकट मांग रहे थे, यहाँ से अपनी पार्टी का टिकट मांग रहे थे हम। तो तब भी हमने पंचायत कर करके भी हमने चौधरी साहब को कहा कि आप अपने कार्यकर्ता को यहाँ से लड़ाएं। सीट हमारे पर है तो हमारा उम्मीदवार लड़े, सीट समाजवादी पर है तो समाजवादी का लड़े, हमें लड़ावें, हम उन्हें लड़ावें, हम अपने कार्यकर्ता को आगे बढ़ावें। तो ये थी बात है, इसमें मुंह लुकोने की, आँख छुपाने की कहाँ बात आ गई। हमने तो ये सुना था कि भाई जाट जिससे जो कमिटमेंट कर लेता है उसे मरते दम तक निभाता है, और आप तो कहते थे कि हमने कई बार जो इकरा हसन के सर पर हाथ रख दिया। सर पर हाथ तो वो हमारी छोटी बच्ची है, भतीजी है, रिश्ते नाते थोड़ा ही खत्म हो जाएंगे, आज भी रखते हैं। आप तो ये कह रहे थे कि उसे चुनाव जिताएंगे। किस है वो, हमने तो ये उसका टिकट कभी मान्या ही नहीं है। हमने कब कहा चुनाव जिताएंगे? हमने टिकट तो नहीं मान्या उसका कभी। हम तो टिकट अपनी पार्टी का मान रहे थे। आपने ये तो कहा था कि बहुत मजबूत है। कौन? इकरा हसन। यदि गठबंधन हमारा रहता तो मजबूत रहती। हमने कब कहा मजबूत ना रहती हो? भाई यदि हमारे पर टिकट रहता उस गठबंधन में, हम मजबूत थे, हमारा कैंडिडेट मजबूत था, हमारा गठबंधन मजबूत था। और अब हमारा गठबंधन इससे एनडीए से है तो अब एनडीए मजबूत है, इसमें कहाँ दिक्कत है? तो तब भी तो हम अपना टिकट मांग रहे थे यहाँ से। अपने चौधरी साहब पर हमने दबाव बनाया था कि देखिए चौधरी साहब, यदि आपको 7 सीट मिली तो 7 के कैंडिडेट आपके होंगे, हमारे होंगे। तो ये है। आप ये बात बताइए चौधरी साहब के इकरा हसन जिस तरीके से लगातार ये बात कह रही है कि नहीं जाट मतदाता भी मुझे मिलेगा, और लगभग 1.5 लाख की संख्या में इस कैराना लोकसभा पर जाट मतदाता हैं, तो आप कितना मानते हैं इकरा हसन कितने जाट वोट ले सकती है, या सुपड़ा साफ है? चुनाव लड़ने के लिए हर कैंडिडेट यही कहेगा कि मुझे वो भी मिलेगा, वो भी मिलेगा। ये तो सबके सामने है, मिलेगा कहाँ से भाई? अब तो सारा का सारा जाट बीजेपी के गठबंधन के साथ चला गया, कहाँ से वोट मिलेगा?
मेरा मानना तो ये है कि नहीं वोट मिलेगा, सारा वोट यहाँ से किस गठबंधन पे जाएगा, एनडीए गठबंधन पे जाएगा। चलिए, तो आरएलडी के पूर्व जिला अध्यक्ष चौधरी ऋषिराज राजड़ जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।